इतिहास में क्रांतियां अक्सर तलवारों से होती हैं, युद्ध के मैदान में। लेकिन एक क्रांति ऐसी भी थी जो एक सम्राट के दिल में हुई थी। ये कहानी है सम्राट अशोक और उनके धम्म की। एक ऐसा विचार जिसने एक विशाल साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक सम्राट जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, जिसने खून की नदियां बहाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया हो, वो अचानक अपनी तलवार फेंक दे और शांति का दूत बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? यही वो सवाल है जो अशोक की कहानी को इतना खास और दिलचस्प बनाता है। तो धम्म को अपनाने से पहले आखिर अशोक था कौन? चलिए पहले उस अशोक से मिलते हैं जिसे दुनिया चंड अशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जानती थी। एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजकुमार जिसके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं 3री सदी ईसा पूर्व की। उस वक्त मौर्य साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक सुपर पावर था। लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसकी मुट्ठी में था, और इतने बड़े साम्राज्य के सिंहासन पर बैठना हर राजकुमार का सपना था। अशोक का भी यही सपना था। देखिए, अशोक सम्राट बिंदुसार का बेटा तो था, लेकिन सिंहासन का सीधा हकदार नहीं था। उसका बड़ा भाई सुसीम वो था असली उत्तराधिकारी। तो जाहिर है राजगद्दी के लिए खूनी संघर्ष की जमीन तैयार हो रही थी। और हुआ भी वही। अशोक शांति से राजा नहीं बना। कहानियां तो यहां तक कहती हैं कि उसने सत्ता के लिए अपने ही 99 भाइयों का खून बहा दिया। सोचकर देखिए, यही थी चंड अशोक की छवि जिसे धम्म से पहले की दुनिया जानती थी। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ इतिहास का नक्शा नहीं बदला, बल्कि एक सम्राट की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। वो युद्ध था कलिंग का महायुद्ध। अपने साम्राज्य को और मजबूत करने की चाह में अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग यानी आज का ओडिशा एक आजाद और ताकतवर राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के आगे झुकने को तैयार नहीं था। अशोक के लिए यह अपनी ताकत साबित करने का आखिरी मौका था। और इस युद्ध का नतीजा 1 लाख से ज्यादा मौतें। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अशोक ने अपने शिलालेखों में दर्ज करवाया था। युद्ध के मैदान में लाशों का वो अंबार देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया कि उसे बहुत दुख और खेद हुआ। पहली बार एक जीतने वाला राजा अपनी ही जीत पर अफसोस कर रहा था। और बस यहीं से उसके बदलाव की शुरुआत हुई। इसी गहरे पछतावे की आग से एक नया दर्शन पैदा हुआ, एक ऐसा विचार जो अशोक की बाकी जिंदगी और उसके पूरे साम्राज्य की पहचान बन गया। वो विचार था धम्म। तो आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। इसे एक तरह का यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। मतलब सही तरीके से जीवन जीने का एक रास्ता, एक ऐसा नियम जो हर इंसान पर लागू होता था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। और इसके सिद्धांत बहुत ही सरल थे। अहिंसा यानी किसी को चोट मत पहुंचाओ, सभी धर्मों का सम्मान करो, अपने बड़ों की, माता पिता की, गुरुओं की इज्जत करो और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करो। मतलब अब शासन तलवार से नहीं, करुणा से चलेगा। और हाँ, अशोक का धम्म सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, उसे जमीन पर उतारा गया। एक तरफ वो अहिंसा और दया की बात करते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए। मतलब जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन एक बड़ा सवाल था, इतने बड़े साम्राज्य में जहां न इंटरनेट था न टीवी, एक सम्राट अपनी बात कोने कोने तक कैसे पहुंचाएगा? अशोक का जवाब आसान था, लेकिन क्रांतिकारी। उन्होंने अपने शब्दों को पत्थर पर अमर कर दिया। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों पर, विशाल स्तंभों पर धम्म के संदेश खुदवा दिए। ये सिर्फ शाही आदेश नहीं थे, ये आम जनता के साथ एक सीधी बातचीत थी। और सबसे कमाल की बात, ये संदेश संस्कृत में नहीं, बल्कि उस वक्त की आम बोलचाल की भाषा प्राकृत में लिखे गए थे, ताकि हर कोई इसे पढ़ और समझ सके। जरा इस प्राचीन लिपि को देखिए। ये पत्थर 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आज भी ये हमसे बात कर रहे हैं, अशोक के विचारों को हम तक पहुंचा रहे हैं। शायद ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। अशोक का ये बदलाव सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि प्रतीकों में भी दिखा। जैसे कलसी की चट्टान पर बना ये हाथी, जिसे भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, अब साम्राज्य की पहचान युद्ध के हथियारों से नहीं, बल्कि शांति और करुणा के इन निशानों से हो रही थी।
मौर्य कला का ये एक और शानदार नमूना रामपुरवा का बैल। पहले बैल को सिर्फ ताकत का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब यही बैल धम्म की ताकत यानी नैतिक शक्ति को दर्शा रहा था। सही रास्ते पर चलने की हिम्मत। कला को भी एक नया मकसद मिल गया था। अपनी बात को सिर्फ पत्थरों तक सीमित न रखने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के कुछ खास अधिकारी भी नियुक्त किए। इनका काम था गांव-गांव जाकर लोगों को धम्म की बातें समझाना, उनकी मुश्किलें सुनना और ये पक्का करना कि साम्राज्य में सबके साथ न्याय हो। इन्हें आप उस वक्त के नैतिकता के मंत्री भी कह सकते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? अशोक की स्थायी विरासत क्या है? आज हम उन्हें किस लिए याद करते हैं? अशोक की विरासत आज भी हमारे चारों ओर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, हमें उसी महान सम्राट की याद दिलाता है जिसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल जोड़ने के लिए किया, तोड़ने के लिए नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली याद है। लेकिन शायद अशोक की सबसे बड़ी विरासत जीत की परिभाषा को ही बदल देना था। उन्होंने दिग्विजय यानी शस्त्रों से जमीन जीतने का रास्ता छोड़ दिया और धम्म विजय का रास्ता अपनाया, जिसका मतलब था प्रेम और करुणा से लोगों का दिल जीतना। और यहीं पर अशोक की कहानी हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में करुणा और नैतिकता की शक्ति तलवार और सीना की शक्ति से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी दुनिया ढूंढ रही है।